हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी। ठीक है, तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि तभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं वैसे ही थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने दो चार्जेस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, इन दोनों चार्जेस को हम इन्फिनिटी से किसी स्मॉल सेपरेशन आर तक लेकर आए थे और फिर हमने इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी देखी थी। जो वर्क डन करना पड़ रहा था हमें इन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट सेपरेशन से लेकर और स्मॉल आर तक लेकर आने में, तो वही वर्क डन क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा था। तो कुल मिला के हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के लिए मिल जा रही थी। जो हमारा कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू चार्ज का सिस्टम था, तो उस सिस्टम के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती थी। ठीक है, अब आज की क्लास में हम इंटरेस्टेड हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज की एक प्रॉपर वैल्यू जिसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो मैं इसमें स्मॉल क्यू की वैल्यू को 1 कूलॉम करने वाला हूँ और मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1 कूलॉम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सपोज़ आप मार्केट जाते हो और आपको सपोज़ बनाना ख़रीदना है। फाइन, तो बनाना शॉपकीपर से आप क्या पूछते हो कि क्या प्राइस है। तो अगर उसने प्राइस सपोज आपको ऐसा कुछ बताया कि 5 बनानाज 8 रुपीज़ के, या फिर 12 बनानाज 30 रुपीज़ के, फाइन, या कोई भी और ऐसा डेटा आपको दिया, तो वो शायद आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं हैं तो ऐसा डेटा आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आप उससे सीधे पूछोगे कि जस्ट टेल मी कि 1 बनाना कितने रुपीज़ का है। ठीक है, तो ठीक है, उसने आपको 1 बनाना कितने रुपीज़ का वो बता दिया। तो अब अगर उसने आपको 1 बनाना कितने रुपीज़ का बता दिया, सपोज यू वांट टू बाई 10 ऑफ देम और यू वांट टू बाई 20 ऑफ देम, तो अब आपके लिए बहुत ईजी है। आपको 1 का पता है, आप 20 के लिए निकाल लो, 10 के लिए निकाल लो, जस्ट मल्टीप्लाई कर लो। तो सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको दो चार्जेस के लिए पता है। ठीक है, एक तो सपोज मान लो कि क्यू चार्ज को हमने फिक्स कर लिया, इसकी वैल्यू हमने फिक्स कर ली, तो दो चार्जेस के लिए पता है। अब मैं क्या कहता हूँ कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस स्मॉल चार्ज को 1 कूलॉम कर लो और तब निकाल लो। तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि अब जब मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आऊँ, सपोज मैं 5 कूलॉम लेके आऊँ, तो आप क्या करोगे, सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली हुई है 1 कूलॉम के लिए, क्यू की वैल्यू 1 रख के। ठीक है, तो अब आप उसको क्या करोगे, सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारा, के क्यू क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला था। अब इसमें हमने इस क्यू को 1 कूलॉम कर दिया, तो अब क्या फॉर्मूला बचा, के क्यू बाई आर। अब इस स्मॉल क्यू में 1 कूलॉम के बदले आप 5 लेके आओ, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 5। 10 लेके आओ तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 लेके आओ तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने देखा कि ये जो नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। और मैं हर कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ कि उसकी यूज़फुलनेस क्या है, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या जो नया टर्म मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैं यहाँ भी आपको दिखाने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक नया टर्म जरूर है। ठीक है, लेकिन हम इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पढ़ने वाले हैं, हम इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही समझने वाले हैं। जैसे कि हमने गॉसस थ्योरम में पढ़ा था, गॉसस थ्योरम भी एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट जैसा था, लेकिन उसमें क्या था, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्टली किसी भी टॉपिक में, ठीक है, मोस्टली किसी भी कॉन्सेप्ट में हम घुमा फिरा के इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम क्या करने वाले हैं, इस स्मॉल क्यू को 1 कूलॉम करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन देखो किस तरह से चेंज हो जाएगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पहले तो कोई भी चार्ज थे जो इन्फिनिटी पे थे, दो चार्ज, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। अब की बार क्या है कि वो स्मॉल क्यू यूनिट हो चुका है। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेपरेशन आर। तो पहले हमने इस बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ना। इन द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, इस चार्ज का फील्ड है। अभी आप इस स्मॉल क्यू को मान लो 1 कूलॉम है, आप इन्फिनिटी से लेकर आओगे, तो इस चार्ज का फील्ड क्या करेगा, इसको रोकेगा। दोनों पॉजिटिव है ना, तो इसका फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम कैपिटल क्यू, तो ये इसको क्या करेगा, रोकेगा। तो आपको एक्स्ट्रा
फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन है यही क्या होती है, सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। क्लियर है? तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं डेरिवेशन बहुत लेंदी नहीं करूँगा, वैसे मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे डेरिवेशन लिख भी दिया है, ठीक है। हम इसे शॉर्ट में भी समझ सकते हैं। आप सिंपली क्या करोगे, स्मॉल क्यू से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, इस टर्म को, जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म था, अगर इसको स्मॉल क्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाने वाला है, पोटेंशियल मिल जाने वाला है। और पोटेंशियल क्या हेल्प करने वाला है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। क्लियर है? तो देखिए फर्दर जो मेथड है मैं एक बार वो भी बता दूँ आपको कि कैसे हम डेरिवेशन कर सकते हैं। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर पर यूनिट चार्ज, यही तो हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पिछले वीडियो में हमने इसे बहुत अच्छे से देखा था कि वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल डी आर, या फिर हम इसे माइनस एफ ही लिख सकते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा। देखो अगर मान लो बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस चार्ज 1 कूलॉम को मान लो इस पॉइंट पे अभी पहुंचा है, तो आपका फोर्स किधर रहेगा, इस तरफ रहेगा ना, ये आपका क्या रहेगा, एफ एक्सटर्नल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अवे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में। तो जब आप एफ एक्सटर्नल लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एफ ई, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, ठीक है। तो माइनस एफ ई लिखा, अपॉन क्यू था तो अपॉन क्यू कर दिया। अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो से आपको पता है ना कि फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या है, इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फॉर्मूला टाइप मिल जा रहा है, पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। वैसे हम इसको फिर से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे समझना बहुत ईजी है। क्लियर है? आपने वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया और आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन मिल जा रहा है। क्लियर है? तो कैपिटल ई को वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस करें, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो भी वैल्यू है आप इंटीग्रेट कर दें, के क्यू कॉन्स्टेंट्स हैं बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेट करें, फॉर्मूला अप्लाई करें। और वो इंटीग्रेशन मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, तो आप उसको देख लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है इंटीग्रेट करने में तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आने वाला है वो क्या आने वाला है, के क्यू अपॉन आर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, वो भी पोटेंशियल एनर्जी ही है फॉर यूनिट चार्ज, ठीक है। अगर सिस्टम में यूनिट चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका मतलब अब मैं यूनिट की बजाय कोई दूसरा चार्ज रखूं तो इजीली इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसी सिस्टम में 10 कूलॉम चार्ज लेके आ रहा हूँ और पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोल रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, इंटू 10 कर दोगे। क्लियर है? ठीक है। फर्दर हम देखेंगे कि पोटेंशियल की हेल्प से, वैसे तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल ही गया, ठीक है। तो पोटेंशियल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसका वाइस वर्सा भी देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं पे मैं आपको एक और बेनिफिट बताऊंगा कि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ने से, मतलब आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ ही लिया था, गॉसस थ्योरम के थ्रू भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लिया था, तो फिर क्यों हम नए नए ड्रामे कर रहे हैं, क्यों हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आए, ठीक है, जिसके थ्रू भी हम कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ेंगे। तो देखो एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ठीक है। ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क एक स्केलर है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वेक्टर क्वांटिटी थी। तो अगर आपके पास कई सारे चार्जेज हैं और उनके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो डायरेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा ना। लेकिन पोटेंशियल के लिए क्या है, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और फर्दर जब आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पता होगा तो पोटेंशियल आपने निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो। तो इस तरह से ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वहाँ पे कैलकुलेशंस मुश्किल होंगे। पोटेंशियल हमने डिफाइन किया, आगे हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में और भी अच्छे से रिलेशन देखेंगे। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे कैलकुलेशंस क्या होने वाले हैं, बहुत ईजी होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली लिख दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल होता है, तो के क्यू बाय आर। तो बेस्ट मेथड है, बेस्ट तरीका है समझने का पोटेंशियल को, ठीक है। यूनिट पोटेंशियल के लिए बताओ,
वर्क या फिर एनर्जी पर यूनिट चार्ज है तो जूल पर कूलॉम, इसे हम क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। तो अब हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के मेथड से कैलकुलेट करने वाले हैं। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। एक टर्म है हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो नाम से तो पता चल रहा है ना कि कोई ऐसा सरफेस होगा जहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इक्वल पोटेंशियल का क्या मतलब है, हम इसे दूसरे तरीके से भी देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इक्वल पोटेंशियल का ये मतलब है कि अगर चार्ज को उस सरफेस पे मूव करना है तो कोई भी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि करंट के वीडियो से हमें पता है कि करंट का फ्लो कैसे होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अगर मैं दो पॉइंट को हाई पोटेंशियल पे रख दूं तो क्या चार्ज फ्लो करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, मूव करने के लिए क्या किसी फोर्स की ज़रूरत है, नहीं है। या दोनों को सेम पोटेंशियल पे रख दें, लो पे रख दें, किसी भी वैल्यू पे रख दें, तो ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या कहने वाले हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो मैंने एक चार्ज लिया, कैपिटल क्यू चार्ज लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने की कोशिश की, तो देखो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ना। अब मैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे वो सारे पॉइंट्स ले लूँगा जो इस कैपिटल चार्ज क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे है और इन सारे पॉइंट को मैं मैच करूँगा, तो बताओ क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। इस स्फीयर के क्या हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। और क्या उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, वो भी है। अगर सेपरेशन सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। और हर एक पॉइंट पे देखिए, आपने एक स्फीयर ड्रॉ किया है तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो सरफेस हमारा होने वाला है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, इसी सरफेस को हम क्या कहने वाले हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो किसी एंगल पे होता। ठीक है, मैं यहीं पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मान लो ये सरफेस यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो परपेंडिकुलर आपने दिया। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, ये किसी डायरेक्शन पे है, किसी एंगल थीटा पे है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो थीटा के अलोंग कंपोनेंट होगा, इसे हम क्या कहने वाले हैं, ई कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई साइन थीटा। तो देखो इस सरफेस के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है, मतलब इस सरफेस के अलोंग भी किसी चार्ज के ऊपर क्या लगने वाला है, एक फोर्स लगने वाला है। इस सरफेस के अलोंग भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट चार्ज को तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ऐसे केसेज में ये जो सरफेस होगा ये इक्विपोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि चार्ज को आप यहाँ पे रखोगे तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये है कि चार्ज को जब उस पर रखा जाए तो उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, पोटेंशियल हर एक पॉइंट का क्या हो, सेम हो। तो वो कंडीशन कब हो सकती है, वो कंडीशन केवल तब हो सकती है जब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करूँ, इसके परपेंडिकुलर कर दूं, जिससे कि इसका कोई भी कंपोनेंट, अगर मैं इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर कर देता हूं तो इसका कंपोनेंट बताओ इस सरफेस के अलोंग क्या हो जाएगा, ई कॉस 90। यही होता है ना, जिस लाइन के अबाउट कंपोनेंट लेना होता है तो क्या करते हैं, कॉस थीटा के साथ जो भी वेक्टर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्योंकि सरफेस के अलोंग ई का कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये सरफेस हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल। तो कंडीशन क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम में तो ये काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने चार्जेस की बात कर ली। अब अगर हम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम वैसे सरफेस ड्रॉ करें जिसके हर एक पॉइंट पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। देखो कुछ इस तरह से है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ईपीएस से मान लो मैंने लिखा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इसके पैरेलल में जितने सरफेस होंगे, ठीक है, वो सबके सब क्या हो जाएंगे, हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से दिखा सकते हो। अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो चार्ज कंडक्टर में आपको पता है कि चार्ज कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सरफेस के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है। हमने गॉसेस थ्योरम का कैविटी वाला एग्जाम्पल देखा था कि जो भी चार्ज था कंडक्टर पे वो सबका सब कहाँ गया था, सरफेस पे आ गया था।
और या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज आपने प्लेस किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी। नेगेटिव चार्ज प्लेस किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी। लेकिन हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, वो परपेंडिकुलर रहेगी। तो अब मुझे अगर इस केस में भी इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए तो वो किस तरह का सरफेस होगा। तो ऐसा सरफेस जिसको ड्रॉ करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, उसके हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो। तो जो भी शेप का कंडक्टर आपने लिया है उसी शेप का आप सरफेस ड्रॉ करें उस कंडक्टर के आउटसाइड, तो वो सारे सरफेसेस क्या हो जाएंगे, हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इस एग्जांपल में देखो, ये जो डॉटेड लाइन है अंदर वाला, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जो आउटसाइड डॉटेड लाइन है ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो इसका एक और मतलब, इसको आप एक दूसरे नज़रिए से और इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर आपके पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। ठीक है, तो इफ़ वी हैव इक्विपोटेंशियल सरफेस, ई इज़ परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन दैट सरफेस। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ जिस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग से, कि हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल से निकालना चाहते हैं। और ये हमारे लिए इजी इसलिए होने वाला है कि पोटेंशियल स्केलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो जब आप इसको पोटेंशियल के मेथड से निकालोगे तो आपको डायरेक्शन वायरेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुश्किल आपके लिए नहीं आने वाली। ठीक है, तो अब मैंने ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, ये इस तरह से कर्व सरफेसेज मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और पोटेंशियल के इंक्रीज होने में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होगा, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही होगी। अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा होगा, देखो यहाँ लेफ़्ट टू राइट पोटेंशियल कम हो रहा है, ये v प्लस डेल्टा वी है और ये v है। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल जो आप सबको अच्छी तरह पता है उसके थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में तो करंट का फ्लो होता है ना। और जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है तो करंट जिस पॉइंट से आ रहा होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है और करंट जिस पॉइंट पे जा रहा होता है वो लो पोटेंशियल में होता है। मतलब करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। क्लियर है बिल्कुल। और वही डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर पोटेंशियल कम हो रहा है जिस डायरेक्शन में, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और इसका उल्टा बोलें तो पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। पोटेंशियल का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होना। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन में एक नेगेटिव साइन यूज़ करूँगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे देखें, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, ये v पोटेंशियल का पॉइंट लिया और ये v प्लस डेल्टा v। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट कि हमें इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा। अब सपोज हम इस चार्ज q को, ये हमारा चार्ज q है, इसको हम हाई पोटेंशियल पे लेके आना चाहते हैं तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। लो से हाई तक लेके आना चाहते हैं तो कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन हमें पता है कि पोटेंशियल में जो चेंज होगा वो क्या है, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। क्लियर है। तो अब इस वर्क डन को निकालने का और भी तरीका है, मैकेनिक्स में हमें पता है, या फिर अभी भी जो हम कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में, वर्क डन को निकालने का दूसरा तरीका क्या था, एफ डॉट डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच में सेपरेशन है। हम क्यू नॉट को यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं तो ये सेपरेशन क्या है, डेल्टा एल है। तो जो हम फोर्स लगाने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन तो इस तरफ होगा ना, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपोजिट है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो से हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू नॉट ई होती है। नेगेटिव साइन क्यों है,
क्योंकि ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो क्या आ गया माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा एल, जो ऑलरेडी था यहाँ पे। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, ई की वैल्यू निकाल लो, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। अब अपॉन डेल्टा एल है तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। किसका ग्रेडियंट है, ये पोटेंशियल का, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने से हमारा काम चल जाता है, नेगेटिव साइन लगाना होगा, ठीक है। और लगाने का रीज़न मैंने यहाँ पे बता दिया, आपको दिखा दिया। या फिर आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है, ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, या फिर जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। पोटेंशियल का पॉजिटिव होना, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव होना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, मोर और लेस मैंने डिस्कस कर भी दिया है, तो वन बाय वन करके पॉइंट देख लीजिए। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट ऑफ ई इन दैट डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पे कॉम्पोनेंट लिखा क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इस केस में मुझे केवल और केवल उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है जो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा एंगल है तो मुझे केवल उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है जो ई कॉस थीटा यहाँ पे जो इस पे परपेंडिकुलर है। इधर भी एक कॉम्पोनेंट होगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इक्वल टू कॉम्पोनेंट ऑफ ई इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में भी हमने यही डिस्कस किया था, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखें, वाई एक्सिस के लॉन्ग देखें, जेड एक्सिस के लॉन्ग देखें, तो हम इन तीनों के लॉन्ग देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पे मैंने एक नया टर्म लिखा है, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, डेल डेल वी बाई डेल एक्स लिखते हैं, डेल ऑपरेटर कहते हैं इसे। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स लिखा आपने, डेल्टा वी बाई डेल्टा एल तो लिखा ही था ना माइनस साइन के साथ। तो अभी एक्स एक्सिस के साथ क्या लिखेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका मतलब ये है कि जब आप पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे तो वाई और जेड को क्या कर लेना है, कांस्टेंट मान लेना है, ठीक है। यही पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं उसके अलावा जो उस एक्सप्रेशन में हो सकता है उसको आप क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। इसी तरह से अगर वाई के लॉन्ग देखें तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई, तो यहाँ पे किसको किसको कांस्टेंट मानेंगे बताओ, एक्स एंड जेड आर कांस्टेंट। डेल वी बाई डेल जेड करेंगे तो इस पर किसको कांस्टेंट मानेंगे, एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट, बताओ होगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड जेड कैप। इसी तरह से हम लिखते हैं ना, अगर 3 डायमेंशन में चीज़ें हैं तो हम इसी तरह से लिखते हैं। वेक्टर की वीडियो से हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो वैल्यूज प्लेस कर दो, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप। तो ये सब लिखना चलो बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप इस तरह से नोट डाउन करना। जेई में या नीट में या किसी और कंपटीशन में भी ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्पफुल है कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स कर लेंगे, ठीक है। अभी ये जो आपने लिखा ये पूरा मैंने इसको एक डरावने से सिंबल के साथ लिख दिया, ये ऐसा कुछ ट्रायंगल का सिंबल है, तो इसको देख के बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट एक सिंबल है, जो आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो उसी को आप इस तरह से लिख पा रहे हो। इस सिंबल को हम डेल या ग्रेडियंट या ग्रेड, अपनी मर्जी से हम कुछ भी कह सकते हैं। और इस सिंबल की हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप थ्योरी का पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे आप ये चीज़ें लिखते हैं तो सामने वाला आपको मैक्सिमम मार्क्स देता है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है डेल, तो इस डेल का मतलब क्या है, इस पूरे में इस देखिए मैंने इस पूरे को क्या लिखा, डेल वी लिखा। तो केवल वी को मैं यहाँ से सेपरेट कर दूँ तो डेल का मतलब क्या, डेल बाय डेल एक्स, आई के आपके डायरेक्शन के साथ, डेल बाय डेल वाई जे के आपके डायरेक्शन के साथ, डेल बाय डेल जेड के आपके डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो ये मेथड हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल के मेथड से कैसे इजीली कर पाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियोस में हमने जिस सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए या जिस डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, तो अब वो निकालना और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे कि पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे और सिंपली क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना है। आप पोटेंशियल निकालो, वो निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड से ईजी होगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायपोल वाले वीडियोज़ याद हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सियल पॉइंट पे निकाला था या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाला था,
तो अब अगर हम किसी दूसरे एंगल पे निकालना चाहें तो वो काम इजी हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए। ठीक है, तो आज की वीडियोज़ में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।